नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना, चैप्टर 11। हर रोज उस लंबी तपती हुई गर्मियों में वियान की आंख एक लंबी फहरिस्त काम के साथ खुलती थी। सोफी और इज़ाबेल के साथ मिलकर उसने बाग की दोबारा काश्त की और उसे फैलाया, और दो पुरानी किताबों की अलमारियों को खरगोशों के पिंजरे में बदल दिया। उसने मुर्गियों वाली जाली लगाकर पेरोगोला को बंद कर दिया। अब जो जगह पहले सबसे रोमानवी मानी जाती थी, वहां खाद की बदबू फैली रहती, वही खाद जो वो लोग अपने बाग के लिए इकट्ठा करते थे। वियान ने सड़क के पार रहने वाले किसान बूढ़े रवियट के कपड़े धोकर बदले में चारा हासिल करना शुरू कर दिया। वाहिद वक्त जब वो वाकई सुकून महसूस करती और खुद को पहचानती, वो इतवार की सुबह थी, जब वो सूफी को चर्च ले जाती। इज़ाबेल ने मास में शरीक होने से इनकार कर दिया था, और फिर राशेल के साथ सहन के साय में कॉफ़ी पीती, सिर्फ दो बेहतरीन सहेलियां बातें करती, हंसती, मजाक करती हुई। कभी कभार इज़ाबेल भी उनके साथ बैठ जाती, लेकिन ज्यादातर वो बच्चों के साथ खेलना तरजीह देती, औरतों के साथ बातचीत के बजाय। और वियान को इस पर कोई एतराज़ न था। यकीनन ये सब काम ज़रूरी थे। सर्दी के उस मौसम के लिए एक नया अंदाज़े तैयारी, जो बज़ाहिर अभी बहुत दूर लगता था, लेकिन किसी नापसंदीदा मेहमान की तरह अचानक किसी बदतरीन दिन आ पहुंचता। इससे भी ज़्यादा अहम बात ये थी कि ये सब वियान के जहन को मसरूफ़ रखता। जब वो बाग में काम कर रही होती, या स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा पका रही होती, या खीरे अचार डालने के लिए तैयार कर रही होती, तब वो अंतवान के बारे में नहीं सोचती थी, ना उस बारे में कि उसे खत आए कितने दिन हो चुके हैं। असल तकलीफदेह चीज़ वही गैर यकीनी सूरत हाल थी। क्या वो जंगी कैदी है? क्या वो कहीं जख्मी है? क्या वो मर चुका है? या फिर अचानक एक दिन वो उसे सामने से आते सड़क पर चलते मुस्कुराते हुए देखेगी? उसकी याद, उसकी चाहत, उसकी फिक्र, ये सब वियान के रातों के सफ़र थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ खामोशी और बुरी खबरें छाई हुई थीं, वाहिद अच्छी खबर ये थी कि कैप्टन बेक गर्मियों का ज़्यादातर वक्त किसी न किसी मुहिम पर बाहर गुजारता रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में घर का माहौल किसी मामूल में ढल गया था। इज़ाबेल उससे जो भी कहा जाता बिना किसी शिकायत के कर देती। अब अक्टूबर था और मौसम ठंडा हो चला था। वियान स्कूल से सोसी के साथ वापस आते हुए कुछ उलझी हुई सी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जूते की एड़ी ढीली हो रही है, जिसकी वजह से उसका चलना कुछ असंतुलित सा हो गया था। उसके काले ऑक्सफर्ड जूते रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं बने थे, जैसे पिछले कुछ महीनों से उनसे काम लिया गया था। तलवे की नोक से खुलना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो अक्सर ठोकर खा बैठती। ऐसी चीज़ों का मुतबादिल तलाश करना उसके जहन में हमेशा रहता, खासकर जूते। राशन कार्ड का होना इस बात की ज़मानत नहीं था कि बाजार में जूते या खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब भी हों। वियान ने एक हाथ सोफ़ी के कंधे पर रखा हुआ था, अपने संतुलन को कायम रखने के लिए भी और अपनी बेटी को अपने करीब रखने के लिए भी। नाज़ी सिपाही हर तरफ मौजूद थे, ट्रकों में, मशीन गनों वाले साइड कारों पर सवार, मोटरसाइकिलों पर। वो चौक में मार्च करते, ऊंची आवाज़ में फतह के गीत गाते। एक फौजी ट्रक ने हॉर्न दिया और वो दोनों फुटपाथ के किनारे हो गईं ताकि काफिला गुजर सके। मजीद नाज़ी। क्या वो तांत इज़ाबेल है? सोफ़ी ने पूछा। वियान ने उस दिशा में देखा जिस तरफ सोफ़ी ने इशारा किया था। वाकई इज़ाबेल एक गली से निकल रही थी, हाथ में टोकरी पकड़े। वो कुछ चोरी छिपे सी लग रही थी। यही एक लफ्ज़ वियान के जहन में आया, चोरी छिपे। बस उसी लम्हे सब कुछ वाज़े हो गया। छोटी छोटी बातें आपस में जुड़ने लगीं। इज़ाबेल अक्सर बहुत सवेरे गैर ज़रूरी हद तक जल्दी ले जार्दीन से निकल जाया करती। उसकी गैर मौजूदगियों पर तवील बहाने होते, जो वियान ने कभी संजीदगी से लिए ही नहीं थे। टूटी एड़ियाँ, हवा में उड़कर गुम हो जाने वाली टोपियाँ, या ऐसा कुत्ता जो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या वो किसी लड़के से मिलने छुप छिप कर जा रही थी? तांत इज़ाबेल, सोफ़ी ने ज़ोर से पुकारा। किसी जवाब या इजाज़त का इंतज़ार किए बिना वो सड़क की तरफ दौड़ी। वो 3 जर्मन सिपाहियों के बीच से बचती बचाती निकली, जो एक गेंद आपस में उछाल रहे थे। मैर्ड, उसने बड़बड़ाया। माफ़ कीजिए। उसने सिपाहियों के गिर्द से निकलते तेजी से पथरीली सड़क पार की। आज क्या लाई आप? उसने सुना कि सोफ़ी इज़ाबेल से पूछ रही है, जब उसने टोकरी में हाथ डालने की कोशिश की। इज़ाबेल ने जोर से उसका हाथ पीछे ढकेल दिया। सोफ़ी ने चीख मारी और फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। इज़ाबेल, उसने सख्ती से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? इज़ाबेल शर्मिंदा सी हो गई। मुझे माफ़ करो, बात सिर्फ यह है कि मैं थकी हुई हूँ। सारा दिन कतारों में खड़ी रही, और किसके लिए? एक हड्डी जिस पर मुश्किल से गोश्त लगा था, और एक टिन दूध। दिल टूट जाता है, लेकिन मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए।
शायद अगर तुम सुबह इतनी चुपके से ना निकला करो तो इतनी थकी हुई ना होती, वयान ने कहा। मैं चुपके से नहीं निकलती, इज़ाबेल ने जवाब दिया। मैं खाने पीने की चीज़ें लेने जाती हूँ। मैंने सोचा था तुम यही चाहती हो। और वैसे भी हमें एक साइकिल की ज़रूरत है। इन बिगड़े हुए जूतों के साथ शहर तक का पैदल सफ़र मुझे ख़त्म कर रहा है। व्यान ने ख्वाहिश की कि काश वो अपनी बहन को इतना जानती होती कि उसकी आंखों में छुपा मतलब पढ़ सकती। क्या ये शर्मिंदगी थी या फिक्र या जिद? अगर वो ना जानती होती तो कहती कि ये गुरूर था। सोफी ने इज़ाबेल का बाजू पकड़ लिया और तीनों घर की तरफ चल पड़े। व्यान ने जानबूझकर कारिवो के बदलती हुई हालत को नज़रअंदाज किया। नाजी सिपाही जो हर जगह मौजूद थे, चूना पत्थर की दीवारों पर लगे हुए पोस्टर, नई यहूदी मुखालिफ ऐलानात इंतहाई दिल शिकन थे, और दरवाजों और बालकनियों से लटकते हुए सुर्ख और काले स्वास्तिका वाले झंडे। लोग कारिवो छोड़ रहे थे, अपने घर जर्मनों के लिए खाली करके जा रहे थे। अफवाह थी कि वो आज़ाद जोन जा रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं था। दुकानें बंद हो चुकी थीं और दोबारा नहीं खुलती। इसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने हमवारी से कहा, चलो ज़रा तेज़ चलें। मोहतरमा मोरियाक, अगर मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं। खुदा की पनाह, क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? इज़ाबेल बड़बड़ाई। व्यान आहिस्ता से मुड़ी। हेर कैप्टन, उसने कहा। सड़क पर मौजूद लोग व्यान को गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में नापसंदगी थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज रात देर से आऊँगा और अफसोस के साथ कहूँगा कि रात के खाने पर मौजूद नहीं रह सकूँगा, बेक ने कहा। कितनी अफसोसनाक बात है, इज़ाबेल ने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे जले हुए कैरमल की मिठास और कड़वाहट साथ साथ हो। बयान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हकीकतन उसे समझ नहीं आया कि वो इसे रोक क्यों रहा है। मैं आपके लिए कुछ बचा लूँगी। नाइन नाइन, आप बहुत मेहरबान हैं। वो खामोश हो गया। बयान ने भी चुप साध ली। आखिरकार इज़ाबेल ने गहरी सांस ली। हम घर जा रहे हैं, हेयर कैप्टन। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, हेयर कैप्टन? बयान ने कहा। बैक करीब आया। मुझे मालूम है कि आप अपने शौहर के बारे में बहुत फिक्रमंद रही हैं, इसलिए मैंने कुछ तहकीक की। ओह, खबर खुशकर नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आपके शौहर एंतुआन मोरिया को आपके शहर के दीगर मर्दों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जंगी कैदियों के कैंप में हैं। वो वापस नहीं आ सकेंगे। वेयान को याद भी न रहा कि वो शहर से बाहर कैसे निकली। उसे सिर्फ इतना याद है कि इज़ाबेल उसके साथ थी, उसे संभाल रही थी, उसे कदम कदम पर चलने का कह रही थी, और सोफ़ी उसके साथ साथ थी, तेज तेज सवाल करती जैसे कांटे चुभते हों। जंगी कैदी क्या होता है? हेयर कैप्टन का मतलब क्या था कि पापा घर वापस नहीं आएंगे? कभी नहीं। वेयान को तब मालूम हुआ कि वो घर आ चुकी है जब उसके बाग की खुशबुओं ने उसे खुशामदीद कहा। वो पलकें झपकाने लगी, जैसे किसी कोमा से जागी हो और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी हो। सोफी, इज़ाबेल ने मजबूती से कहा, अपनी माँ के लिए एक कप कॉफ़ी बना दो, दूध का टिन खोलो। लेकिन जाओ, इज़ाबेल ने कहा। जब सोफी चली गई तो इज़ाबेल ने व्यान का चेहरा थाम लिया उसके ठंडे हाथों से। वो ठीक होंगे। व्यान को लगा जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है, खून और बड्डियों से खाली हो रही है। खड़े खड़े एक जिंदगी जो उसने कभी अपने शौहर के बिना सोचने की भी कोशिश नहीं की थी, अब वाकईत बनती दिखाई दे रही थी। वो कांपने लगी, उसके दांत बजने लगे। अंदर चलो, कॉफ़ी पियो, इज़ाबेल ने कहा। घर के अंदर? उनका घर? वहां उसके शौहर की हर जगह झलक थी। डुआइन पर पड़ा हुआ गढ़ा जहां वो बैठकर किताब पढ़ा करते, वो कांटा जहां वो अपना कोट टांगा करते, और बेड। उसने सर हिलाया, चाहा कि रोए, लेकिन आंखों में आंसू ना थे। ये खबर उसे अंदर से खाली कर चुकी थी। वो तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अचानक उसके जहन में सिर्फ एक ही बात आई। वो स्वेटर जो उसने पहना था वो उसके शौहर का था। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, कोट और बनियान झटक दिए। इज़ाबेल के चिल्लाने पर भी ध्यान न दिया, और झटके से स्वेटर उतारकर अपने चेहरे पर रखा। नर्म ऊन में उसकी खुशबू खोजने लगी, उसका पसंदीदा साबुन, उसकी महक। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी खुशबू। उसने स्वेटर को चेहरे से हटाकर नीचे देखा और कोशिश करने लगी कि आखिरी बार कब, तारीख की आखिरी बार वो स्वेटर पहना था, उसे याद ही न आया। उसने एक ढीली सी धागे की लकीर को पकड़ा तो वो उसके हाथ में उलझकर एक घुंघरीली शराब रंग ऊन की कुंडी बन गई। उसने दांतों से काटा और बाकी आस्तीन को बचाने के लिए एक गिरह लगा दी। उन दिनों ऊन बहुत महंगा था। उन दिनों जब दुनिया जंग में थी, जब हर चीज की कमी थी और तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ना था। मुझे नहीं आता अकेले जीना। क्या मतलब? हम तो सालों से अकेले ही थे, जब से माँ मरी थी, उसी दिन से। वियान ने पलकी झपकाई। बहन के अल्फाज उलझे उलझे से लगे, जैसे गलत रफ्तार पर चल रहे हों। तुम अकेली थी, उसने कहा। मैं कभी नहीं थी।
मैं अंतुआन से 14 साल की उम्र में मिली। 16 की हुई तो हामला हो गई और 17 की होते ही शादी कर ली। पापा ने मुझे ये घर दे दिया ताकि मुझसे जान छूटे। तो तुम देखो, मैं कभी अकेली नहीं रही। इसीलिए तुम मजबूत हो और मैं नहीं। तुम्हें मजबूत बनना होगा, इज़ाबेल ने कहा, सोफी के लिए। वियान ने एक गहरी सांस ली और वहीं वो हकीकत खड़ी थी। यही वो वजह थी जिसने उसे जहर का प्याला पीने या ट्रेन के आगे कूदने से रोका था। उसने ऊन की छोटी सी मुड़ी तुड़ी कुंडी ली और सेब के दरख्त की एक शाख से बांध दी। वो शराब रंग धागा सब्ज और भूरे पत्तों में नुमाया नजर आता था। अब रोज जब वो अपने बाग में जाएगी या दरवाजे की तरफ चलेगी या सेब चुनेगी, तो ये शाख, ये धागा उसकी नज़र से गुजरेगा और वो अंतुमान को याद करेगी। हर बार वो दुआ करेगी, उसके लिए और खुदा के लिए, वापस आ जाओ। चलो, इज़ाबेल ने कहा। वियान को गले लगाकर साथ ले गई। अंदर घर के हर कोने से उस शख्स की आवाज़ गूंज रही थी जो अब वहाँ नहीं था। वियान रेचल के पथरीले घर के बाहर खड़ी थी। ऊपर आसमान धुएं के रंग का था। सर्द शाम का वक्त था। दरख्तों के पत्ते गेंदे, नारंगी और गहरे लाल किनारों से मुरझाने लगे थे। जल्द ही वो जमीन पर गिरने वाले थे। वियान ने दरवाजे को घूरा। दिल ही दिल में चाहा काश उसे यहाँ आने की ज़रूरत ना होती, लेकिन उसने बैग से मिली फहरिस्त पढ़ ली थी। मार्क दे शैम्पलिन का नाम भी उसमें दर्ज था। जब उसने आखिरकार हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया, रेचल फौरन नमूदार हुई। पुराने लिबास में, ढीली ऊनी जराबे पहने, एक कार्डिगन बेतरतीबी से पहना हुआ, उसकी हालत कुछ झुकी हुई सी लग रही थी। वियान, अंदर आओ। मैं और सारा चावल की खिचड़ी बना रहे थे। बस ज्यादातर पानी और जेली है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला है। वियान ने एक हल्की से मुस्कुराहट दी। उसकी दोस्त ने उसे किचन में ले जाकर तल्ख किस्म की मसनूई कॉफ़ी का प्याला थमा दिया, जो आजकल बस वही मैसर थी। वियान खिचड़ी की तारीफ कर रही थी। क्या कह रही थी उसे खुद भी याद न रहा। जब रेचल ने पलटकर पूछा, क्या हुआ है, वियान अपनी दोस्त को घूरने लगी। वो सिर्फ एक बार मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन आंखों में आने वाले आंसू वो रोक न सकी। किचन में ही रहना, रेचल ने सारा से कहा। अगर तुम्हारा भाई जागे तो उसे ले आना। और तुम? उसने वियान से कहा, मेरे साथ चलो। उसने वियान का बाजू थामा और उसे छोटे से कमरे से होते हुए बेडरूम में ले गई। वियान बेड पर बैठ गई और खामोशी से अपनी दोस्त की तरफ देखा। उसने वो फहरिस्त आगे बढ़ा दी जो बैग से मिली थी। ये सब जंगी कैदी हैं रेचल, अंतुआन, मार्क और बाकी सब। वो वापस नहीं आएंगे। 3 दिन बाद एक यकबस्ता शनिवार की सुबह वियान अपने क्लासरूम में खड़ी थी। उन औरतों के गिरोह को देख रही थी जो बच्चों के छोटे डेस्क पर बैठी थीं। उनके चेहरे थके हुए और मुहतात लग रहे थे। आजकल लोग इकट्ठा होने से भी हिचकिचाते थे। ये कभी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वर्बॉटन की हद कहाँ तक जाती है, खासकर जंग के बारे में बातों में। और वैसे भी कैरियो की औरतें थक चुकी थीं। अपने दिन कतारों में खड़े होकर बिताती थीं, वो भी थोड़ी सी खुराक के लिए। जब कतार में ना होती तो जंगल में कुछ तलाश कर रही होती या अपनी पुरानी रक्स की जूतियां या रेशमी दुपट्टा बेचने की कोशिश करती ताकि एक रोटी खरीद सकें। कमरे के पिछले कोने में सोफी और सारा एक दूसरे के साथ टेक लगाकर बैठी थीं, घुटनों को सीने से लगाए, किताबें पढ़ रही थीं। रेचल ने अपने सोते बेटे को एक कंधे से दूसरे पर मुंतकिल किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आप सबका शुक्रिया जो आज आईं। मैं जानती हूँ आजकल ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी करना कितना मुश्किल है। औरतों के दरमियान हल्की सी हमदर्दी की सरगोशी हुई। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? मैडम फॉर्नियर ने थके लहजे में पूछा। वियान आगे बढ़ी। वो कभी खुद को मुकम्मल तौर पर। वियान ने इर्द-गिर्द बैठी कुछ औरतों की तरफ देखा। वो औरतें जिन्हें वियान को उस वक्त से नफरत थी जब वो 14 साल की उम्र में यहाँ आकर बसी थी। वियान ने जब अंतवान को, जो कस्बे का सबसे खूबसूरत जवान था, अपने साथ बांध लिया तो उन औरतों ने उसे और भी कम पसंद करना शुरू कर दिया। वो दिन तो अब बहुत पीछे रह गए थे और अब वियान उन औरतों की दोस्त बन चुकी थी। उनके बच्चों को पढ़ाती थी, उनके दुकानों से सौदा लेती थी, मगर फिर भी जवानी की तल्ख यादें दिल में कुछ न कुछ बेचैनी छोड़ ही जाती थीं। मुझे करियो के कैदी फ्रांसीसी सिपाहियों की एक फहरिस्त मिली है। मुझे ये बताते हुए शदीद अफसोस हो रहा है कि आपके शौहर और मेरे और रेचल के शौहर इस फहरिस्त में शामिल हैं। मुझे बताया गया है कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसने कुछ लम्हों के लिए तवक्कुफ किया ताकि औरतें रद्द-ए-अमल दे सकें। दुख और सदमे ने सबके चेहरों को बदल दिया। वियान जानती थी कि ये दुख इसके अपने दिल के दुख का अक्स है, मगर ये मंजर देखना फिर भी तकलीफ दे था और उसकी आंखें दोबारा नम हो गईं।
रेचल ने करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने हमारे लिए पोस्टकार्ड्स का इंतजाम किया है, वियान ने कहा। सरकारी कार्ड्स हैं ताकि हम अपने मर्दों को खत लिख सकें। इतने ज्यादा पोस्टकार्ड्स तुम्हें कैसे मिले? मैडम फॉर्नियर ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा। इसने अपने घर में रहने वाले जर्मन से सिफारिश करवाई है, हेलन रॉयल ने कहा, जो नानबाई की बीवी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो मेरा जर्मन नहीं है, वियान ने कहा। वो एक सिपाही है जिसने मेरे घर पर कब्जा किया है। क्या मैं अपना घर यूं ही जर्मनों के हवाले कर देती? क्या सब कुछ छोड़कर चल देती? इस कस्बे का हर वो घर या होटल जिसमें खाली कमरा था उनके कब्जे में जा चुका है। मैं इसमें कोई खास नहीं हूं। मजीद सरगोशियां। कुछ औरतों ने इस बात में सर हिलाया, कुछ ने नकार में। मैं तो खुद को मार डालती अगर किसी जर्मन को अपने घर में आने देती, हेलान ने कहा। क्या वाकई हेलान? वियान ने कहा। और तुम पहले अपने बच्चों को मार डालती हैं, उन्हें गली में फेंक देती कि वो खुद ही जी लें। हेलान ने नजरें चुरा लीं। उन्होंने मेरा होटल भी ले लिया है, एक और औरत ने कहा। और वो ज्यादातर शाइस्ता हैं, जरा बदतमीज शायद, फजूल खर्च। शाइस्ता? हेलान ने लफ्ज को गोया थूका। हम सब ज़िबा होने वाले सुअर हैं, तुम देख लेना। सुअर जो किसी किस्म की मुजाहमत नहीं करते। मैंने तुम्हें काफी अरसे से अपनी दुकान पर नहीं देखा, मैडम फॉर्नियर ने तनकीदी लहजे में वियान से कहा। मेरी बहन मेरे लिए जाती है, वियान ने कहा। वो जानती थी कि इन सब की नाराज होने की असल वजह यही थी। उन्हें डर था कि वियान को कुछ खास रियायतें मिलेंगी और वो ले भी लेगी, जो उनको नहीं मिलती। मैं दुश्मन से खाना या कुछ और नहीं लूंगी। वो अचानक खुद को स्कूल के ज़माने में महसूस करने लगी, जैसे मकबूल लड़कियों ने उसे घेर लिया हो। वियान मदद करने की कोशिश कर रही है, रेचल ने इतने सख्त लहजे में कहा कि सब चुप हो गईं। उसने वियान से पोस्टकार्ड्स लेकर तकसीम करने शुरू कर दिए। वियान ने एक नशिस्त ली और अपने खाली पोस्टकार्ड को देखती रही। उसे दूसरे पोस्टकार्ड्स पर पेंसिल की चरचराहट सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता उसने लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे आंतवान, हम खैरियत से हैं। सोफ़ी खुशहाल है और इतने सारे कामों के बावजूद हमने गर्मियों में दरिया के किनारे कुछ वक्त गुजारा। मैं हर सांस के साथ तुम्हें याद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि तुम खैरियत से हो। हमारी फिक्र ना करना और वापस आना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आंतवान। उसकी तहरीर इतनी छोटी थी कि उसे शक हुआ कि आंतवान उसे पढ़ भी सकेगा या नहीं, या उसे ये कार्ड मिलेगा भी या नहीं, या वो जिंदा भी है या नहीं। खुदा के वास्ते वो रो रही थी। रेचल ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सब यही महसूस करते हैं, उसने आहिस्ता से कहा। कुछ लम्हों बाद औरतें एक एक करके उठीं, खामोशी से आगे बढ़ीं और वियान को अपने पोस्टकार्ड्स थमा दिए। इनकी बातों का बुरा ना मानना, रेचल ने कहा। वो सिर्फ खौफजदा हैं। मैं भी डरी हुई हूँ, वियान ने कहा। रेचल ने अपना पोस्टकार्ड सीने से लगाया, उंगलियां कागज के चारों कोनों पर फैलाईं जैसे हर कोने को छूना जरूरी हो। हम कैसे न डरें? बाद में जब वो लोग लेजादा लौटे तो वियान को रेचल की नज़र में परेशानी नजर आई और वो जानती थी कि अगर मदद मांगेगी तो मिलेगी, लेकिन किस किस्म की मदद? नहीं मौर्सी, हम ठीक हैं। वो शायद कुछ भूल गया है और जल्द ही चला जाएगा। वो आजकल कम ही यहाँ होता है। इसाबेल कहाँ है? अच्छा सवाल है। वो हर जुम्मे की सुबह सूरज निकलने से पहले चुपके से निकल जाती है। वो करीब होकर सरगोशी में बोली, मेरा ख्याल है वो किसी लड़के से मिलने जाती है। बहुत अच्छा कर रही है। इस पर वियान के पास कोई जवाब न था। क्या वो हमारे पोस्टकार्ड्स भेज देगा? रेचल ने पूछा। मुझे उम्मीद है। वियान ने अपनी सहेली को कुछ देर तक देखा, फिर बोली, खैर जल्दी सब पता चल जाएगा, और सोफी को लेकर अंदर चली गई। घर के अंदर पहुंचकर उसने सोफी को ऊपर जाकर किताब पढ़ने का कहा। उसकी बेटी ऐसे हुक्म की आदी थी और उसे बुरा भी नहीं लगता था। वो कोशिश करती थी कि अपनी बेटी को बेक से जितना हो सके दूर रखे। बेक खाने की मेज पर बैठा हुआ था, उसके सामने कागजात फैले हुए थे। वियान के दाखिल होते ही उसने सिर उठाया, उसके फाउंटेन पेन की नोक से एक कतरा स्याही गिरा और सफ़ेद कागज पर नीले रंग का धब्बा बन गया। मैडम, बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आ गईं, मुझे खुशी है। वियान एहतियात से आगे बढ़ी। उसके हाथ में पोस्टकार्ड्स का बंडल था जो एक पुराने धागे से बंधा हुआ था। मेरे पास कुछ पोस्टकार्ड्स हैं जो मेरे दोस्तों ने शहर में अपने शौहरों के लिए लिखे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ भेजें। मैंने सोचा शायद आप हमारी मदद कर सकें। वो एक पांव से दूसरे पांव पर हल्की हल्की जुम्बिश करने लगी, खुद को बेहद गैर महफूज महसूस कर रही थी। यकीनन मैडम, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, अलबत्ता ये काम करने में वक्त और तहकीक लगेगी। वो मुअद्दबाना खड़ा हो गया।
इत्तेफाक से मैं इस वक्त कमांडेंटोर के लिए एक फ़हरिस्त तैयार कर रहा हूँ। उन्हें आपके स्कूल के कुछ असातिज़ा के नाम चाहिए। ओह, वियान ने कहा, ये समझे बिना कि वो उसे ये क्यों बता रहा है। वो आमतौर पर अपने काम के बारे में बात नहीं करता था। वैसे भी उनके दरमियान ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती थी। यहूदी, कम्युनिस्ट, हम जिन्स प्रस्त, फ्री मेसन, यहोवा के गवाह, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? मैं कैथोलिक हूँ, हेयर कैप्टन। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्कूल में इन बातों पर गुफ्तगू नहीं करते, और मुझे तो पता भी नहीं कि हम जिन्स प्रस्त या फ्री मेसन कौन है। आहा, तो बाकियों को आप जानते हैं? मैं समझ नहीं रही। माजरत, मेरी बात साफ नहीं थी। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी स्कूल के उन असातिज़ा के नाम बताएं जो यहूदी या कम्युनिस्ट हैं। आपको ये नाम क्यों चाहिए? ये सिर्फ एक दफ्तरी कार्रवाई है। आप जानती हैं हम जर्मन कैसे होते हैं? हम फहरिस्तें बनाते हैं। वो मुस्कुराया और उसके लिए कुर्सी खींच दी। वियान ने मेज पर रखे सफ़ेद कागज़ को देखा, फिर अपने हाथ में थामे पोस्टकार्ड्स की तरफ देखा। अगर अंतोन को कोई एक भी मिल जाता तो शायद वो जवाब देता। वो आखिरकार ये जान सकती थी कि वो जिंदा है या नहीं। ये कोई सीक्रेट मालूमात नहीं है, हेयर कैप्टन। कोई भी आपको ये नाम दे सकता है। वो उसके करीब आ गया। अगर कुछ मेहनत की जाए मैडम, तो मेरा ख्याल है मैं आपके शोहर का पता तलाश कर सकता हूँ और आपके लिए एक पैकेज भी भेज सकता हूँ। क्या ये मुनासिब होगा? मुनासिब कहना ठीक होगा, हेयर कैप्टन। आप गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। वो जानती थी कि वो वक्त गुजार रही थी, और बदतर ये कि वो जानता था कि वो वक्त गुजार रही थी। आहा, शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी खूबसूरत ज़बान सिखाई। माजरत, उसने उसे कलम दिया। फिक्र मत कीजिए मैडम, ये सिर्फ एक दफ्तरी काम है। वियान कहना चाहती थी कि वो कोई नाम नहीं लिखेगी, लेकिन इसका फ़ायदा? उसके लिए ये मालूमात हासिल करना कुछ मुश्किल न था। सबको पता था किन लोगों के नाम इस लिस्ट में आने चाहिए, और बेक तो उसे उसके अपने घर से निकाल सकता था अगर वो उसकी नाफरमानी करती। और फिर वो क्या करती? उसने बैठकर कलम उठाया और नाम लिखने लगी। आखिर में उसने कलम रोका और आहिस्तगी से कहा, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपने अपनी सहेली का नाम छोड़ दिया है। क्या वाकई? यकीनन, आप तो दुरुस्त मालूमात देना चाहती थी। उसने बेचैनी से होंठ काट लिए और लिस्ट को देखा। उसे अचानक यकीन हो गया कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन और क्या चारा था? वो उसके घर पर काबिज था। अगर वो उसकी नाफरमानी करती तो अंजाम क्या होता? आहिस्तगी से, दिल में एक बोझ लिए, उसने लिस्ट में आखिरी नाम लिख दिया, रेचल दे शम्पलिन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।